जय हिंद सभी को। आज मैं आपके सामने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश कर रही हूँ। इटली का बेनेडेत्तो क्रोचे यूरोप का आधुनिक युग का एक ऐसा मूर्धन्य कोटि का विचारक था जिसके सिद्धांतों ने यूरोपीय साहित्य जगत में एक अद्भुत वैचारिक क्रांति उत्पन्न कर दी थी। उसे अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक विचारक माना जाता है। उसका जन्म 1866 और मृत्यु 1952 बताया जाता है। इटली के जनमानस को उसने अपने विचारों से इतने गहरे रूप में प्रभावित किया कि प्रोफेसर भगीरथ दीक्षित सन 1900 से 1950 तक के इटली को क्रोचे सन 1910 से 1921 तक इटली का शिक्षा मंत्री रहा था। क्रोचे मूलतः काव्यशास्त्रीय विचारक न होकर आत्मवादी दार्शनिक था। आरंभ में उस पर मार्क्सवाद का प्रभाव रहा था, किंतु आगे चलकर वह मार्क्सवाद का कट्टर विरोधी बन गया था। उसने आधुनिक युग के भौतिकवाद के विरुद्ध अपने ढंग से आत्मा की अंतःसत्ता की प्रतिष्ठा की थी। काव्यशास्त्र उसका विषय नहीं था। उसने आत्मा की एक विशिष्ट क्रिया के रूप में सौंदर्य के सिद्धांत की विवेचना की थी, किंतु उसके सौंदर्य सिद्धांत के प्रभाव ने कला और साहित्य के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में इतना व्यापक रूप धारण कर लिया था कि उसके दर्शन की अपेक्षा सौंदर्य शास्त्र का ही प्रचार और प्रसार अधिक हुआ। उसके इस सौंदर्य सिद्धांत ने ही यूरोप में अभिव्यंजनावाद नामक एक सर्वथा नए साहित्यिक संप्रदाय को जन्म दिया था, जो मध्ययुगीन कलावाद का ही एक अभिनव रूप था। अभिव्यंजनावाद क्रोचे के सौंदर्य शास्त्रीय अभिव्यंजनावादी सिद्धांत को हम ऐसे समझ सकते हैं। वह मानता है कि आत्मा की दो क्रियाएं हैं, एक विचारात्मक, दूसरी व्यवहारात्मक। उसके अनुसार विचारात्मक क्रिया अथवा ज्ञान के दो रूप हैं। ज्ञान स्वयं प्रकाश्य होता है अथवा प्रमेय, कल्पना द्वारा प्राप्त ज्ञान अथवा प्रज्ञा, बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान, व्यष्टि विशेष का ज्ञान अथवा समष्टि सामान्य का ज्ञान, विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान अथवा उसके परस्पर संबंध का ज्ञान। वास्तव में ज्ञान या तो बिंब का उत्पादक होता है या धारणा का। व्यवहारात्मक क्रिया का आधार है संकल्प। इसका फल ज्ञान में प्रकट न होकर कर्म में प्रकट होता है। इसके दो भेद होते हैं, आर्थिक तथा सामाजिक योगक्षेम से संबद्ध और नैतिक अर्थात सत असत से संबद्ध। क्रोचे आर्थिक क्रिया को व्यवहार का सौंदर्य शास्त्र और नैतिक क्रिया को उसका तर्क शास्त्र कहता है। वह कला का संबंध स्वयं प्रकाश ज्ञान से मानता है। इसी को उसने सहजानुभूति नाम दिया है। यह सहजानुभूति पदार्थ बोध से भिन्न होती है, अर्थात पदार्थ के अभाव में भी सहजानुभूति होती है। यह सहजानुभूति संवेदना से भी भिन्न है। संवेदना एक प्रकार की निराकार सी अनुभूति है। आत्मा इसका अनुभव तो करती है, परंतु इसे अभिव्यक्त नहीं कर सकती, किंतु सहजानुभूति अभिव्यंजना रूप ही होती है। आत्मा निर्माण, सृजन और अभिव्यक्ति के रूप में ही सहजानुभूति करती है, अर्थात सहजानुभूतिमय ज्ञान अभिव्यंजनात्मक होता है। यह ज्ञान बौद्धिक क्रिया से स्वतंत्र, यथार्थ, अयथार्थ और देश काल के बोध से असंपृक्त होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सहजानुभूति का अर्थ है अभिव्यक्ति, केवल अभिव्यक्ति। यही अभिव्यक्ति कला है। इसी कारण क्रोचे के इस सिद्धांत को अभिव्यंजनावाद कहा गया है। स्वयं प्रकाश ज्ञान का महत्व। क्रोचे काव्य और कला का संबंध स्वयं प्रकाश ज्ञान अर्थात प्रातिभ ज्ञान से मानता है। वह प्रातिभ ज्ञान को सर्वथा स्वतंत्र मानता है। हम अपने साधारण जीवन में भी प्रातिभ ज्ञान की सहायता लेते रहते हैं। हम कभी कभी यह महसूस करते हैं कि कुछ सत्यों को हम समझ तो लेते हैं, परंतु उनके स्वरूप को नष्ट नहीं कर पाते। इन्हें बुद्धि की सहायता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता और इन्हें तो केवल सहजानुभूति, आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति अर्थात प्रातिभ ज्ञान द्वारा ही जाना, समझा या समझाया जा सकता है।
मतलब उसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हमें प्रातिभ ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारा बौद्धिक ज्ञान सभी प्रकार के सत्यों का रूप स्पष्ट नहीं कर पाता, परंतु अनेक विचारकों का यह कहना है कि बौद्धिक ज्ञान के बिना प्रातिभ ज्ञान अंधा होता है। बौद्धिक ज्ञान ही उसे दृष्टि प्रदान करता है। क्रोचे ने इस मान्यता का खंडन करते हुए कहा है, हमें सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क में यह दृढ़ धारणा बना लेनी चाहिए कि प्रातिभ ज्ञान को किसी दर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता। उसे दूसरों से प्रकाश या दृष्टि उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके पास निजी सर्वोत्तम दृष्टि होती है। इसीलिए उसे स्वयं प्रकाश्य ज्ञान कहा गया है। सारांश यह निकला कि विचारों का मिश्रण कि क्रोचे के अनुसार प्रातिभ ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से सर्वथा स्वतंत्र है। उसके साथ विचारों का मिश्रण आवश्यक नहीं है। उसमें विचारों का समावेश हो सकता है, किंतु उस स्थिति में विचार स्वतंत्र न रहकर प्रातिभ ज्ञान बन जाते हैं, अर्थात विचार चिंतन के विषय न रहकर कल्पनात्मक अनुभूति के विषय बन जाते हैं। भाव का कोमल संवेदन रूपशील रूप धारण कर लेते हैं। प्रातिभ ज्ञान और संवेदन का अंतर क्या है, यह समझाता है क्रोचे कि उसका कहना है कि वस्तुओं के साथ अपने इंद्रिय संपर्क के समय हमारे मन में उत्पन्न होने वाला संवेदन अरूप होता है। उसका मूर्त रूप बाहर नहीं होता। हम उसे महसूस तो करते हैं, परंतु हमारे अंतर्मन में उसका कोई रूप निर्मित नहीं हो पाता। अर्थात जब हम किसी वस्तु की प्रत्यक्ष अनुभूति या संवेदन प्राप्त करते हैं, तब हमारा अंतर्मन निष्क्रिय रहता है। हमारे अंतर्मन पर बाह्य वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है। अतः यह संवेदन या प्रत्यक्षानुभूति बाह्य वस्तु के प्रभाव का परिणाम होती है। हम केवल महसूस करते हैं। इस प्रतीति में हमारे अंतर्मन का कोई योग नहीं रहता। वह केवल महसूस करता है, उत्पन्न नहीं करता। कल्पना हमारे अंतर्मन की क्रिया होती है। यही कल्पना उस अरूप अनुभूति या प्रतीति को अपने भीतर आत्मसात कर उसके साथ एकाकार हो जाती है। इसी एकाकार होने की क्रिया को क्रोचे रूप या अभिव्यंजना कहता है। वह संवेदन को ही वस्तु और कल्पना की इस क्रिया को ही रूप या अभिव्यंजना मानता है। इस क्रिया द्वारा जिस मूर्त रूप का सृजन होता है, वही क्रोचे का प्रातिभ ज्ञान अर्थात कल्पनात्मक अनुभूति होती है। वह प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति कल्पना से मानता है। उसके अनुसार हमारी कल्पना इन संवेदनाओं को अपने में आत्मसात कर विविध प्रकार के ठोस रूपों अर्थात कल्पनात्मक अनुभूतियों का निर्माण करती रहती है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि क्रोचे के अनुसार संवेदनानुभूति और कल्पनात्मक अनुभूति दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। पहली स्थिति में हम केवल उसका भोग करते हैं और दूसरी स्थिति में उसका निर्माण करते हैं। क्रोचे काव्य या कला निर्माण में कलाकार के दृष्टिकोण को ही महत्वपूर्ण मानता है। उसका जैसा दृष्टिकोण होता है, वह उसी के अनुसार कला सृजन करता है। उसका यह दृष्टिकोण ही प्रातिभ ज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण में एक निजी विशेषता होती है। यही विशेषता ही सब कुछ है। काव्य में कवि का दृष्टिकोण ही प्रधान होता है और वह उसी को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। वह अंतर्मन की चेतन क्रिया द्वारा अर्थात कला द्वारा वस्तु का जो पुनर्प्रस्तुतिकरण करता है, उसमें उसका उस वस्तु के प्रति दृष्टिकोण ही प्रधान रहता है। क्रोचे इसी को रूप कहता है। क्रोचे प्रातिभ ज्ञान को रूप या अभिव्यंजना मानता है। वह कहता है प्रातिभ ज्ञान और अभिव्यंजना दोनों एक ही क्षण में एक साथ उत्पन्न होते हैं। दोनों एक हैं, दो नहीं। उसके अनुसार अभिव्यंजना ही कला है, अर्थात वह कला प्रातिभ ज्ञान और अभिव्यंजना को समानार्थी स्वीकार करता है। उसकी विशेषता यह है कि वह प्रत्येक प्रकार की अभिव्यंजना को कला मानता है। इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि प्रत्येक प्रकार की अभिव्यंजना नहीं, कुछ विशिष्ट प्रकार की अभिव्यंजना ही कला होती है। किंतु क्रोचे इस बात को स्वीकार न करते हुए प्रत्येक प्रकार की अभिव्यंजना को कला मानता है। वह कहता है, यदि सूक्ति वाक्य कला है, तो एक सरल शब्द कला क्यों नहीं है?
यदि एक कहानी कला है तो पत्रकार की समाचार टिप्पणियां कला क्यों नहीं है? यदि प्राकृतिक वनस्थली का चित्र कला है तो भौगोलिक रेखा चित्र कला क्यों नहीं है? इसके साथ ही वह प्लेटो आदि के इस प्राचीन विचार का भी खंडन करता है कि कला प्रकृति की अनुकृति है। वह कहता है, यदि प्रकृति की अनुकृति से यह समझा जाए कि कला प्राकृतिक वस्तुओं की यांत्रिक प्रतिकृतियां लगभग पूर्ण प्रतिलिपियां प्रस्तुत करती है और उनके समक्ष उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है जैसा कि प्राकृतिक वस्तुओं को देखकर पड़ता है, तो निसंदेह यह कहना गलत है। मोम की रंगीन पुतलियां जो जीवन की नकल करती हैं, जिनके सामने हम संग्रहालयों में अवाक खड़े रहते हैं, सौंदर्यात्मक सहजानुभूतियां नहीं उत्पन्न करती। अर्थात प्रकृति की प्रत्येक प्रकार की अनुकृति कला नहीं मानी जा सकती। कला उसी को माना जाएगा जिससे हमारे मस्तिष्क में प्रकृति के स्वरूप का जो बिंब सहजानुभूति के रूप में उदित हुआ हो, उसका अंकन किया गया हो। क्रोचे कला निर्माण के समस्त उपकरणों को बाह्य क्रिया मात्र मान उन्हें कोई महत्व नहीं देता। उसका कहना यह है कि कलाकार कलाकृति का निर्माण करने से पूर्व उसका पूर्ण और स्पष्ट चित्र अपने मानस में अंकित कर लेता है। क्रोचे इसी मानस चित्र को रूप या अभिव्यंजना कहता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए उसने लिखा है, देखिए क्या लिखा है, कलाकार जिस व्यक्ति का चित्र अंकित करना चाहता है वह उसके सम्मुख एक अनुद्घटित संसार के रूप में प्रस्तुत होता है। माइकल एंजेलो ने कहा है, चित्रकार हाथ से नहीं मानस से चित्र बनाता है। लियोनार्डो का कहना है कि महान प्रतिभा संपन्न कवियों का मानस आविष्कार करने में उस समय सर्वाधिक सक्रिय होता है जिस समय वह अल्पतम बाह्य कार्य करने में उस समय सर्वाधिक में करता है। चित्रकार केवल इसलिए ही चित्रकार है कि जिसे लोग केवल महसूस करते हैं या जिसकी एक झलक भर पा लेते हैं पर देखते नहीं। उसे वह देखता है। प्रायः हम समझते हैं कि हम किसी की मुस्कान देख रहे हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि हम पर उसका अस्पष्ट प्रभाव मात्र पड़ता है। हम उस मुस्कान की सभी विशिष्टताओं को नहीं देखते जैसा कि चित्रकार देख पाता है। अर्थात क्रोचे मानस चित्र के आधार पर ही चित्र बनाने को कला मानता है। इसे ही वह आंतरिक अभिव्यंजना या सहजानुभूति कहता है। उसके अनुसार मानस काव्य ही काव्य है। जिस कवि की सहजानुभूति पूर्ण और स्पष्ट नहीं होती, वह बाह्य अभिव्यंजना अर्थात वर्णन द्वारा उसे प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है और इस प्रयत्न में वह मूल वस्तु के स्थान पर कुछ और ही चित्रण कर बैठता है। अतः कला उसी आंतरिक अभिव्यंजना को माना जा सकता है जिसका कवि के मस्तिष्क में पूर्ण और स्पष्ट मानस चित्र बन चुका हो। उस स्थिति में बाह्य अभिव्यंजना का अधिक महत्व नहीं रह जाता। सहजानुभूति के लिए क्रोचे कहता है कि सहजानुभूति उस ज्ञान को कहते हैं जो बिना किसी दूसरे की सहायता लिए स्वतः ही हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है। उसका परंपरा, शास्त्र ज्ञान, संवेदना, अयथार्थ, यथार्थ आदि से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। उसे एक प्रकार से इल्हाम का सा रूप माना जा सकता है। इसे कबीर के सहज ज्ञान के आधार पर अच्छी तरह हृदयंगम किया जा सकता है, जहाँ कबीर कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्ह कोय, जिन सहजय विषया तजी सहज कही जय सोय। कबीर आदि संतों का एक सहजिया संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध है। कबीर शास्त्र ज्ञान आदि को कोई महत्व नहीं देते। उन्हें ईश्वर के स्वरूप की जो अनुभूति होती है वह अपने आप बिना किसी की सहायता के सहज रूप से होती है। आध्यात्मिक भाषा में यह कहा जा सकता है कि ईश्वर स्वयं ही उनके हृदय में अपने स्वरूप की अनुभूति उत्पन्न कर देता है। ईश्वर की प्रेरणा से सहज रूप से प्राप्त इस ज्ञान का कोई बाह्य आधार या कारण नहीं होता। वह विशुद्ध आंतरिक अनुभूति होती है और इसी अनुभूति को सहजानुभूति कहते हैं। क्रोचे इस सहजानुभूति का बाह्य वस्तु से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं मानता, क्योंकि उसके अनुसार बाह्य वस्तु में वास्तविकता नहीं होती। कलात्मक वस्तु का अस्तित्व उसके अभिव्यक्त होने में ही है।
कवि या कलाकार अपनी आंतरिक अनुभूति को ही व्यक्त करता है, किसी बाह्य वस्तु को नहीं। यह भावना विशुद्ध रूपेण उसकी अपनी होती है। इसके प्रकाशित होने में ही उसकी सार्थकता है। क्रोचे के मतानुसार कलाकार का काम यथार्थ का प्रतिनिधिमूलक चित्रण करना नहीं है, वह या तो अपनी आंतरिक अनुभूति के अनुरूप यथार्थ का चित्रण करता है या यथार्थ के का स्पर्श तक नहीं करता। इस प्रकार कलाकार जिस रूप की सृष्टि करता है वह उसके मन की अवस्था के अनुरूप होता है, परंतु यह कैसे संपन्न होता है इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। क्रोचे के अनुसार कलाकार की आंतरिक अनुभूति सौंदर्य मूलक होती है। अगर हृदय में सौंदर्य की भावना न हो तो अभिव्यंजना मूर्त रूप नहीं धारण कर सकती। हम उसी वस्तु को सुंदर मानते हैं जिसमें हमारी भावनाएं अभिव्यंजित होती हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि क्रोचे के अनुसार सौंदर्य कलाकार की सहजानुभूति की अभिव्यक्ति है और सहजानुभूति एक अभिव्यंजना ही है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सौंदर्य सहजानुभूति है, अभिव्यंजना है। वह सफल अभिव्यंजना को ही सौंदर्य मानता है, असफल अभिव्यंजना को अभिव्यंजना ही नहीं मानता। अनुभूति तो मानव का सहज स्वभाव है। प्रत्येक मानव को किसी न किसी प्रकार की अनुभूति होती रहती है, परंतु प्रत्येक मानव कलाकार नहीं होता। कलाकार की अनुभूति सामान्य मानव की सामान्य अनुभूति से विशिष्ट होती है। मानव की सामान्य अनुभूति के दो रूप होते हैं, सुख और दुख की अनुभूति। कलाकार की इन्हीं दोनों अनुभूतियों से जो अनुभूति उसको होती है, जिससे वह प्रेरित होता है, उनसे हमें दो बातें समझ में आती हैं। और लेकिन उसकी ये अनुभूतियाँ बाह्य संसार से संबद्ध न रहकर उसकी सहजानुभूति से संबद्ध रहती हैं। इसलिए क्रोचे सामान्य अनुभूति को कला का विषय न मान सहजानुभूति को ही कला मानता है। वह सामान्य प्रसन्नता व कलाजन्य आनंद में गुणों का अंतर न मान मात्रा का अंतर मानता है। सामान्य व्यक्ति की सामान्य जीवन की सुख दुखात्मक अनुभूतियाँ अधिक गंभीर और वास्तविक होती हैं। इसके विपरीत नाटक देखकर या काव्य पढ़कर प्राप्त होने वाली कलाजन्य सुख दुखात्मक अनुभूतियाँ अयथार्थ और काल्पनिक होती हैं। इसी आधार पर क्रोचे कलाजन्य अनुभूति को सामान्य अनुभूति से भिन्न मानता है। अभिव्यंजना को मुक्त प्रेरणा मानते हुए क्रोचे कहते हैं कि उनका कहना है कि काव्य या कला के विषय या वस्तु की व्यावहारिक या नैतिक रूप से न तो प्रशंसा की जा सकती है न निंदा। कला वस्तु का चुनाव होना चाहिए। यह सिद्धांत ठीक उसी प्रकार से गलत है जिस प्रकार कला प्रयोजन वाला सिद्धांत गलत है। तीसरा, वस्तु के चुनाव की असंभवनीयता कला स्वतंत्रता के सिद्धांत को पूर्ण बना देती है और यही अभिव्यंजना का सच्चा अर्थ है। कला कला के लिए है। कला विज्ञान उपयोगिता और नैतिकता से स्वतंत्र है। क्रोचे यह कहता है कि कवि या कलाकार विषय का चयन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि कवि को इसका भान तो होता है कि उसके मानस में वस्तु की अभिव्यंजना उत्पन्न हो रही है, किंतु ना तो वह उसकी इच्छा कर सकता है और न ही उसे रोक सकता है। यदि वह अपनी प्रेरणा के विपरीत स्वतंत्र चुनाव करना चाहता है तो उसकी कवि शक्ति उसकी गलती के प्रति उसे सावधान करेगी और उसके प्रयत्नों के बावजूद विपरीत अभिव्यंजना करेगी, अर्थात कवि को अपने मानस चित्र के अनुरूप ही अभिव्यक्ति करनी पड़ेगी। इसके विपरीत जाने पर वह अभिव्यक्ति अभिव्यंजना या कला का रूप धारण नहीं कर सकती। परंतु क्रोचे काव्य के उदात्त तत्व पर पूरा जोर देते हुए यह कहता है कि कवि चाहे कैसा ही विषय उठाए, वह आंतरिक अभिव्यंजना के स्तर तक उसे उठाकर स्पृहणीय बना देता है। वह अपनी बात को स्पष्ट करता हुआ कहता है, इस बात की आशंका नहीं होनी चाहिए कि इस प्रकार क्षुद्र कला का भी औचित्य सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वास्तव में जो क्षुद्र है वह इसलिए क्षुद्र है कि उसे अभिव्यंजना के स्तर तक उठाया नहीं गया। दूसरे शब्दों में, वस्तु को ग्रहण करने की असमर्थता के कारण ही क्षुद्रता उत्पन्न होती है, न कि वस्तु के गुणों के कारण। उसका कहना है कि संवेदनाएं अभिव्यंजना बनकर निर्मल और शुद्ध हो जाती हैं, उसी प्रकार जैसे फिल्टर में से छना हुआ पानी ही रहता हुआ भी अपने पूर्व रूप से भिन्न हो जाता है। यह निष्कर्ष निकला कि क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना का रूप प्राप्त संवेदनाएं निर्मल और उदात्त रूप धारण कर लेती हैं। क्रोचे के ऊपर यह आक्षेप लगाया जाता है कि वह कला का समाज का
समाज या उसकी नैतिकता से कोई संबंध नहीं मानता। वह कला को विज्ञान, उपयोगिता और नैतिकता से स्वतंत्र मानता है। यद्यपि क्रोचे ने यह बात कही है, परंतु इसके साथ ही उसने जो दूसरी बात कही है, लोग उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। वह कला को पूर्ण स्वतंत्र मानता है, परंतु कला का सृजन करने वाली मानव की क्रियात्मक शक्ति उसकी मूल क्रियात्मक शक्ति का ही एक रूप है। वही मूल क्रियात्मक शक्ति मानव को बौद्धिक, आर्थिक, नैतिक, प्रातिभ चारों प्रकारों की प्रतिक्रियाओं का नियमन करती है। इसलिए ये विभिन्न क्रियाएं अपने मूल से घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहती हैं। अतः कलाकार कला सृजन में बौद्धिक, आर्थिक या नैतिक क्रियाओं की अवहेलना नहीं कर सकता। इसी आधार पर क्रोचे काव्य का समाज से संबंध मानता हुआ कहता है, विचार संपन्न और नैतिक आदर्शों एवं उनके संघर्षों से परिचित हुए बिना मानव का कवि या कलाकार होना असंभव है। कला नैतिकता या दार्शनिकता की न तो दासी है और न कठपुतली, फिर भी इसका संबंध दोनों से रहता है। यही कारण है कि सभी युगों और राष्ट्रों के सच्चे कवियों की कृतियों में हमें वह उदात्तता मिलती है जो हमें अपने पंखों पर उड़ाकर सामान्य और शाश्वत तक ले जाती है। यह उदात्तता ऐन्द्रिक प्रभाववादी कलाकृति में नहीं मिलती। कला स्वास्थ्य है, न कि रोग, क्योंकि यह जीवन और महानतर मानवता की जननी है। इतिहास में ऐसा कोई भी महान कवि नहीं मिलेगा जिसका हृदय संकीर्ण, मस्तिष्क संकुचित और आत्मा क्षुद्रकोटि की रही हो। तो इस तरह से समझ में आ जाता है कि क्रोचे कला का समाज के प्रति घनिष्ठ संबंध मानता है। वह समाज की स्वीकृति के साथ ही सामाजिक नैतिकता को भी महत्व देता है। क्रोचे उसी काव्य को श्रेष्ठ मानता है जो मानव के विचार, कार्य, भाव को भावना का रूप प्रदान कर पाठकों को समाधि की सी अवस्था में पहुंचा देता है। भारतीय रसवाद भी यही कहता है। क्रोचे और भारतीय रसवादी इसे विशुद्ध काव्यानुभूति मानते हैं। इस संबंध में क्रोचे का विचार द्रष्टव्य है कि जीवन के विचार, कार्य और भाव जब कविता की विषय वस्तु के स्तर तक उदात्त बना दिए जाते हैं तो वे वास्तविक जीवन के विचार, कार्य और भाव से भिन्न हो जाते हैं। वे सभी साधारण भाव और अनुभूतियां बन जाते हैं। उन्हें तुरंत कोमल और शांत बना दिया जाता है। उन्हें भावना में परिवर्तित कर दिया जाता है। यही कविता का चमत्कार है। यह चमत्कार शांति और भावों की हलचल की एकता में है। कविता में भावावेगों को उस मानव द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो भावनात्मक समाधि से उनका अनुशासन करता है। यह भावनात्मक समाधि की विजय है। कवि की प्रतिभा एक ऐसा सीधा मार्ग चुनती है जिसमें भावावेग शांत रहता है और शांति भावावेग पूर्ण होती है। इस मार्ग के एक ओर केवल प्राकृतिक संवेदना होती है और दूसरी ओर बुद्धि और समीक्षा का कार्यक्षेत्र होता है। अतः अल्प प्रतिभा वाले व्यक्ति उस मार्ग से सरलता पूर्वक खिसक कर या तो भावावेग से अव्यवस्थित और कुरूप कला में प्रवृत्त होते हैं या बौद्धिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। कविता कल्पना को और उसके द्वारा हमारे भावों को समाधि की दशा तक पहुंचने के लिए उत्तेजित करती है। भारतीय रस सिद्धांत भी यही बात कहता है। तो क्रोचे रसानुभूति को ही काव्य की सफलता और श्रेष्ठता की एकमात्र कसौटी मानता है। हाँ, क्रोचे की अवहेलना हुई, परंतु क्रोचे के अधिकांश आलोचक लगातार उथले अभिव्यंजनावादी क्रोचे के सिद्धांतों की इस गहराई तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनके में वह गहराई नहीं थी जिस गहराई तक क्रोचे पहुंचा हुआ था। प्रायः लोगों की यह धारणा है कि क्रोचे घोर कलावादी, समाज की उपेक्षा तथा काव्यगत निरंकुश स्वच्छंदता का ऐसा प्रचारक था कि जिसने वस्तु को महत्व न दिया, केवल शैली को महत्व दिया। आधुनिक अभिव्यंजनावादी उसके इसी रूप की दुहाई देते हुए भोंडे साहित्य सृजन में लगे रहते हैं। क्रोचे के अनुसार कवि पहले सामाजिक मनुष्य होता है, कवि बाद में होता है। वह काव्य को स्वास्थ्य मानता है, न कि रोग। वह उसे पूर्ण मानवीय व्यक्तित्व से उद्भूत घोषित करता है। वह अखिल मानवता की कल्याण कामना से ओतप्रोत है। उसने लिखा है, कवि और कलाकार मनुष्य होते हैं, उन्हें भी संसार में काम करना पड़ता है। वे जिस संसार में रहते हैं उसकी वास्तविकता से कटकर नहीं रह सकते। मोंटेस्क्यू ने अपनी डायरी में एक उदात्त भाव व्यक्त किया है, यदि मुझे यह मालूम हो जाए कि
अमुक कार्य हमारे देश के लिए तो उपयोगी है किंतु यूरोप के लिए हानिकर है, या यदि यूरोप के लिए यदि मुझे यह मालूम हो जाए कि अमुक कार्य हमारे देश के लिए उपयोगी है किंतु यूरोप के लिए हानिकर है, या यदि वह यूरोप के लिए उपयोगी है किंतु अखिल मानव जाति के लिए हानिकर है, तो मैं उसे अपराधी मानूंगा। अखिल मानवता का ऐसा प्रबल हितचिंतक इस बात को कैसे मान सकता था कि कला या काव्य का मानव जीवन से कोई संबंध नहीं है। क्रोचे विशुद्ध कलावादी, अव्यंजनावादी ही नहीं, वह बहुत सुंदर ढंग से निर्वहन करने वाला मानवतावादी भी कहा जा सकता है। क्रोचे के सिद्धांतों का अपूर्ण अध्ययन ही यह भ्रम उत्पन्न करता है कि वह केवल कलावादी था। क्रोचे के बारे में भगीरथ दीक्षित जी कहते हैं कि क्रोचे न तो कलावादी था न अभिव्यंजनावादी, वह कोरे शिल्प विधान के विरुद्ध था। उसने एक स्थल पर लिखा, क्रोचे के अनुसार कोई व्यक्ति जिसके पास अभिव्यक्त करने के लिए कुछ भी निश्चित रूप से नहीं है, अपने आंतरिक प्रभाव को छिपाने के लिए शब्द प्रवाह एवं संगीतपूर्ण पद्यों आदि द्वारा हमें कुछ भी प्रदान किए बिना हमारा ध्यान आकृष्ट करने और हमें चमत्कृत करने का प्रयत्न कर सकता है। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिसने जीवन भर कहने के ढंग को काव्य कहने का विरोध किया, उसे हम कलावादी कहकर वक्रोक्तिकार के साथ उसकी तुलना करें। निश्चित ही अब हमारी धारणा बदल चुकी है और हमें लगता है कि अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक क्रोचे मानवतावाद का हितकर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।